आज हम बात कर रहे हैं अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको की। एक ऐसा अनसुलझा दिल दहला देने वाला रहस्य है ये, जहां रेगिस्तान की मिट्टी ने 11 महिलाओं और एक अजन्मे बच्चे के राज को मतलब सालों तक छुपाए रखा। हाँ, और हमारे पास इस पर जानकारी भी काफ़ी है। एक विकिपीडिया लेख है और एक काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट भी है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो भी ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालकर इस केस की जो उलझी हुई तस्वीर है उसे थोड़ा साफ किया जाए। सही कहा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। हाँ। ये एक ऐसा मकड़ जाल है, मतलब जिसके तार कई दिशाओं में फैले लगते हैं। लापता महिलाएं हैं इसमें, एक मुमकिन सीरियल किलर का एंगल है। सीरियल किलर? हाँ, और तो और सेक्स ट्रैफिकिंग के शक भी इससे जुड़ते हैं। मतलब कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी धुंधले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक दास्तान का सफर। ये सब सामने कैसे आया? मतलब किस एक लम्हे ने इस भयानक सच से पर्दा उठाया? कहानी का वो जो अहम मोड़ था वो आया 2 फरवरी 2009 को। क्रिस्टिन रॉस नाम की एक महिला थी। अच्छा। वो अपने कुत्ते रुका के साथ अल्बुकर्की के वेस्ट मेसा इलाके में टहल रही थी। ये शहर के किनारे का एक खुला सा रेगिस्तानी सा इलाका है। तो मतलब एक आम दिन, एक आम सैर जैसा ही था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तभी उनके कुत्ते रुका को कुछ अजीब सा दिखा। जमीन से बाहर झांकती हुई एक एक हड्डी। ओह! हाँ, तो क्रिस्टीन को शक हुआ और उन्होंने समझदारी दिखाई, फौरन पुलिस को इत्तला दी। पर शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनके कुत्ते की ये खोज अल्बुकर्की के इतिहास के सबसे बड़े और भयानक अपराधों में से एक का पर्दाफाश करने वाली है। और उस एक हड्डी से फिर क्या पता चला? वो सिर्फ एक हड्डी नहीं थी, वो एक भयानक पहेली का पहला टुकड़ा साबित हुई। अल्बुकर्की पुलिस डिपार्टमेंट मतलब एपीडी मौके पर पहुंची और जब उस जगह की जांच शुरू हुई तो मामला गंभीर होता चला गया। अगले करीब 1 महीने तक उस इलाके में खुदाई चली। 1 महीने तक? हाँ, और जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। एक एक करके कुल 11 महिलाओं और एक अजन्मे बच्चे के कंकाल मिले। 11? जी, 11। और सभी को बहुत ही उथली मतलब कच्ची कब्रों में दफनाया गया था, जैसे बस जरा सा खोद कर। हे भगवान! 11 लाशें एक ही जगह पर? ये तो कल्पना से भी परे है। एक वीरान रेगिस्तान में इतनी बड़ी वहशत, यकीनन शहर में तो सनसनी फैल गई होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये बदकिस्मत महिलाएं कौन थी? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये जीती जागती इंसान थीं जिनकी अपनी कहानियां थीं, अपने सपने थे। हाँ। जो 11 महिलाएं मिलीं, उनकी उम्र 15 से 32 साल के बीच थीं। ज्यादातर हिस्पैनिक समुदाय से थीं। अच्छा। और एक दुखद पहलू ये है कि इनमें से कई महिलाएं बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रही थीं। हाँ। कुछ सेक्स वर्क से जुड़ी थीं, कुछ नशे की लत से जूझ रही थीं। यानी समाज का वो तबका जो अक्सर हाशिए पर होता है, जिनकी आवाज कम सुनी जाती है। बिल्कुल। और यही बात इस केस को और भी त्रासित बनाती है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये महिलाएं साल 2001 से 2005 के बीच अलग-अलग समय पर लापता हुई थीं। 2001 से 2005 के बीच? हाँ, पुलिस की भाषा में कहें तो इन्हें हाई रिस्क इंडिविजुअल्स माना जाता था। हाई रिस्क? हाँ, मतलब ऐसे लोग जिनके गायब होने पर शायद उतनी जल्दी या उतनी शिद्दत से तलाश शुरू नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। इनके नाम याद रखना जरूरी हैं। मोनिका कैंडेलेरिया 22 साल, विक्टोरिया चावेज 26, सिलेनिया एडवर्ड्स सिर्फ 15 साल की। 15 साल? हाँ। डोरीन मार्केज जिनकी उम्र 24 या 28 बताई जाती है, वेरोनिका रोमेरो 28 जो उस वक्त गर्भवती थीं। फिर चचेरी बहनें थीं, जेमी बरेला वो भी सिर्फ 15 साल की, और एवलिन सलाजार 27। 2 बहनें भी थीं? हाँ, चचेरी बहनें। वर्जीनिया क्लोवन 24, जूली नियटो 24, सिनेमन एल्क्स 32 और मिशेल वेल्डेज 22 जो लापता होने के वक्त 4 महीने की गर्भवती थी। 2 गर्भवती महिलाएं भी? ओह, इसमें एक नाम सिलेनिया एडवर्ड्स, उनका जिक्र थोड़ा अलग से होता है ना? हाँ, सिलेनिया की कहानी थोड़ी अलग है। वो इन 11 पीड़ितों में अकेली अफ्रीकन अमेरिकन थीं। अच्छा। और अकेली थीं जो न्यू मैक्सिको से बाहर की थीं, लॉटन ओक्लाहोमा की रहने वाली। वो महज 15 साल की थीं जब गायब हुईं। तो उनकी पहचान कैसे हुई? उनकी पहचान ओक्लाहोमा पुलिस ने जो स्केच जारी किया था और उनके डेंटल रिकॉर्ड से हो पाए।
ओक्लाहोमा में उन्हें इंडेंजर्ड रनअवे के तौर पर लिस्ट किया गया था। इंडेंजर्ड रनअवे मतलब एक ऐसी भागी हुई किशोरी जो गंभीर खतरे में हो सकती है। बिल्कुल, ये सब जानकर रूह कांप जाती है, खासकर जब हम जेमी और सिलेनिया जैसी कम उम्र लड़कियों के बारे में सोचते हैं। वाकई दिल दहला देने वाला है। इन नामों के पीछे की जिंदगियों का इतनी बेरहमी से अंत कर दिया गया। अब उस जगह पर आते हैं जहां ये सब दफन था, वेस्ट मेसा। ये इलाका कैसा था और यहां कैसे लाशें दफनाई गईं? मतलब क्या पता चला इस बारे में? वेस्ट मेसा, जैसा कि मैंने बताया, शहर की सीमा में ही था पर अनडेवलप्ड था। 2009 में ये एक खुला वीरान रेगिस्तानी इलाका था। दिलचस्प बात यह है कि जब बाद में जांच के लिए 2003 से 2005 के बीच की सैटेलाइट तस्वीरें देखी गईं, अच्छा, सैटेलाइट तस्वीरें। हाँ, तो उनमें ठीक उसी जगह पर जहां ये लाशें मिलीं, गाड़ियों के टायरों के निशान ओह, और मिट्टी में खुदाई के सबूत साफ नजर आ रहे थे। तो मतलब पहले से ही वहां कुछ चल रहा था। हाँ, इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्यारे या हत्यारों ने इसी दौर में यानी 2003 से 2005 के बीच इन महिलाओं को मारकर यहाँ लाकर दफनाया होगा। लगता है कि आखिरी शिकार को शायद 2005 के आसपास यहाँ दफन किया गया था। और फिर उसी जगह पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, मतलब कब्रों के ठीक ऊपर, या कैसे हुआ ये तो? यहीं पर किस्मत का एक अजीब खेल सामने आता है। 2006 तक उस जमीन के मालिक ने वहां रेजिडेंशियल डेवलपमेंट यानी घर बनाने के लिए जमीन तैयार करने का काम शुरू करवा दिया। अच्छा, जमीन को समतल किया गया, इलाके के जो प्राकृतिक नाले थे, जिन्हें अरोयोज कहते हैं, उन्हें भर दिया गया। हाँ, याद है। और वहां घर बनाने का प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। तो अगर वो क्रैश ना होता तो शायद ये राज और भी दबा रहता। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। और एक और कड़ी है इसमें, जब वो प्राकृतिक नाले भर दिए गए तो बारिश के बाद पास के रिहायशी इलाकों में पानी भरने लगा। अच्छा, बाढ़ जैसी स्थिति? हाँ, लोगों ने बाढ़ की शिकायतें की। इन शिकायतों के बाद डेवलपर ने पानी को रोकने के लिए 2008 के आखिर या 2009 के शुरू में एक रिटेनिंग वॉल मतलब एक दीवार बनाने का काम शुरू किया। और इसी दीवार की खुदाई के दौरान मिट्टी हटी और अनजाने में ही कुछ हड्डियां सतह के करीब आ गईं, जिन्हें फिर क्रिस्टीन रॉस और उनके कुत्ते रूका ने फरवरी 2009 में देख लिया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जांच का क्या हुआ? 2009 में ये सब सामने आया, अब 2025 आ गया है, 16 साल बीत चुके हैं। क्या कातिल पकड़ा गया? कोई तो पकड़ा गया होगा। दुर्भाग्य से नहीं। क्या 16 साल में भी नहीं? नहीं, आज 16 साल बाद भी वेस्ट मेसा मर्डर्स केस अनसुलझा है। पुलिस ने किसी को भी आधिकारिक तौर पर संदिग्ध मतलब ऑफिशियल सस्पेक्ट घोषित नहीं किया है। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, मामला इतना संगीन था कि एपीडी ने इसके लिए एक खास टास्क फोर्स बनाई, 118 स्ट्रीट टास्क फोर्स। अच्छा, स्पेशल टास्क फोर्स। जी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इसी केस पर फोकस करना है। उन्हें अब तक 1500 से ज्यादा टिप्स यानी सूचनाएं मिल चुकी हैं। 1500 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। फिर भी कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिला? मतलब कुछ तो पता चला होगा। बावजूद कोई ऐसी कड़ी नहीं मिल पाई जो सीधे कातिल तक ले जाए। पुलिस ने जानकारी देने वाले के लिए $1,00,000 तक का इनाम भी रखा है। $1,00,000? हाँ, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है। 2010 में पुलिस ने कुछ और तस्वीरें भी जारी की थी, कुछ महिलाओं की। उनका क्या मामला था? वो कौन थी? हाँ, वो जांच का एक और अहम मोड़ था। दिसंबर 2010 में पुलिस ने 7 और अज्ञात महिलाओं की 6 तस्वीरें मीडिया में जारी की। 7 महिलाओं की 6 तस्वीरें? हाँ, शायद एक तस्वीर में 2 थी। ये तस्वीरें कहाँ से आईं ये पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन शक जताया कि इन महिलाओं का भी वेस्ट मेसा केस से कोई ताल्लुक हो सकता है। अच्छा। तस्वीरों में कुछ महिलाएं बेहोश या अचेत सी लग रही थीं और उनकी शारीरिक बनावट भी उन 11 पीड़ितों से मिलती-जुलती बताई गई। तो क्या उन तस्वीरों से कोई मदद मिली? किसी की पहचान हुई? कुछ हद तक, लेकिन केस सुलझाने में नहीं। एक तस्वीर वाली महिला की पहचान उसके परिवार ने की और बताया कि उनकी मौत कई साल पहले प्राकृतिक कारणों से हुई थी, वेस्ट मेसा से कोई लेना देना नहीं था। ओह। बाद में 2 और महिलाओं की पहचान हुई जो जीवित थीं। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद वो कुछ बता सकें, लेकिन उनसे भी कोई निर्णायक जानकारी नहीं मिल पाई। बाकी तस्वीरों की महिलाओं की पहचान आज तक नहीं हो पाई है। और भी कुछ रुकावटें आईं जांच में। मैंने कहीं पढ़ा था कि न्यू मैक्सिको के कानूनों को लेकर भी कुछ दिक्कतें थीं। क्या ये सच है? हाँ, ये बात जांचकर्ताओं ने खुद मानी है। उनका कहना है कि न्यू मैक्सिको के उस समय के कुछ कानून
ऐसे थे जो कोल्ड केसेस यानी पुराने ठंडे पड़ चुके मामलों की जांच में खासकर आधुनिक फोरेंसिक टेक्निक्स के इस्तेमाल में कुछ बाधाएं पैदा कर रहे थे। अच्छा, मतलब कानूनी अड़चने। हाँ, कानूनी अड़चनें। Yeah. इसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने हाल के सालों में राज्य सरकार से नए कानून बनाने या मौजूदा कानूनों में बदलाव करने की पैरवी की है। मतलब लेजिस्लेटिव बिल्स लाने की, ताकि पुराने सबूतों पर नई डीएनए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। उम्मीद है कि इससे शायद भविष्य में कोई राह निकले। ये दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाएं भी कभी-कभी न्याय में देरी का कारण बन सकती हैं। ये एक बहुत अहम नुकता है। उम्मीद करते हैं कि इन बदलावों से कुछ मदद मिलेगी। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिन पर शक की सुई घूमी। भले कोई ऑफिशियल सस्पेक्ट नहीं है, पर पुलिस के रडार पर कौन-कौन आया, और मीडिया ने तो वेस्ट मेजा बोन कलेक्टर जैसा सनसनीखेज नाम भी दे दिया था। हाँ, मीडिया ने ये नाम दिया था और पुलिस का भी मानना रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति या शायद किसी छोटे संगठित समूह का काम हो सकता है। जैसा आपने कहा, आधिकारिक तौर पर कोई संदिग्ध नहीं है, लेकिन जांच के दौरान कई नाम शक के घेरे में आए। उनमें से प्रमुख कौन थे? सबसे ज्यादा शक किस पर था? सबसे पहले नाम आया फ्रेड रेनॉल्ड्स का। वो एक दलाल था, मतलब पिंप था। अच्छा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लापता महिलाओं में से कम एक को जानता था। ये भी कहा गया कि उसके पास कुछ लापता सेक्स वर्कर्स की तस्वीरें थीं। ओह, तो फिर? लेकिन रेनॉल्ड्स की मौत जनवरी 2009 में ही प्राकृतिक कारणों से हो गई थी, यानी हड्डियां मिलने से कुछ ही हफ्ते पहले। मतलब उससे पूछताछ हुई नहीं पाई? हाँ, ज्यादा पूछताछ नहीं हो सकी। फिर दूसरा नाम लोरेंजो मोंटोया का था, जो काफी चर्चा में रहा। वो तो कब्रगाह के पास ही रहता था ना? हाँ, लोरेंजो मोंटोया एक बेहद मजबूत शक के दायरे में था। वो कब्रगाह से करीब 3 मील दूर एक ट्रेलर पार्क में रहता था। ट्रेलर पार्क में? हाँ, और 2006 में उसके घर से कब्रगाह तक कच्चे रास्ते मौजूद थे। मोंटोया का आपराधिक रिकॉर्ड था। उसे पहले भी सेक्स वर्कर्स पर हिंसक हमलों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक बेहद डरावनी बात ये सामने आई कि उसने अपनी प्रेमिका को जान से मारकर चूने में दफनाने की धमकी दी थी। क्या? हाँ। बाद में उसके कुछ सहकर्मियों ने पुलिस को बताया कि मोंटोरा अक्सर वेस्ट मेसा में महिलाओं को मारकर दफनाने की डींगें हाँकता था। तो फिर उसके क्या हुआ? वो कहाँ है? ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। दिसंबर 2006 में मोंटोया ने 19 साल की एक सेक्स वर्कर शेरिका हिल का अपने ट्रेलर में गला घोट दिया। हे भगवान! जब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार की डिक्की में डाल रहा था, तभी शेरिका के क्लाइंट या बॉयफ्रेंड, इसमें थोड़ी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, ने उसे देख लिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मतलब उसे मार दिया गया? हाँ, मोंटोया की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को उसी वक्त शक हुआ था कि शेरिका शायद मोंटोया का पहला शिकार नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, मोंटोया की मौत, जो दिसंबर 2006 में हुई, के बाद वेस्ट मेसा जैसी हत्याएं होनी बंद हो गई। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या उसके पास से कोई सबूत मिला था, मतलब वेस्ट मेसा से जुड़ा हुआ? उसके सामान से एक कैमरा मिला जिसमें एक होम रिकॉर्डिंग थी। पुलिस ने इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा जारी किया। वीडियो, उसमें क्या था? रिपोर्ट्स के अनुसार वीडियो में मोंटोया एक अज्ञात महिला के साथ दिखता है जो बेहोश या शायद मृत लग रही है। बाप रे! फिर स्क्रीन काली हो जाती है, लेकिन बैकग्राउंड में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई डक्ट टेप फाड़ रहा हो और कूड़े की थैली, मतलब गार्बेज बैग खोल रहा हो। तो अंदाजा ये है कि वो लाश ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। हाँ, थ्योरी यही है। पुलिस ने उस वीडियो वाली अज्ञात महिला की तस्वीरें भी जारी की, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। ये सारे परिस्थितिजन्य सबूत मोंटोया को एक बहुत मजबूत संदिग्ध बनाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर उसे वेस्ट मेसा की 11 हत्याओं से जोड़ने वाला कोई ठोस डीएनए सबूत नहीं मिला। रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी है ये। एक और नाम जो सामने आया वो जोसेफ ब्लिया का था, जिसे मिड स्कूल रेपिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। उसका क्या कनेक्शन था? वो कैसे जुड़ा इस केस से? जोसेफ ब्लिया का नाम 2014 के आसपास जांच में उभरा। ब्लिया 1980 के दशक में अल्बुकर्की में कई किशोरियों से बलात्कार के लिए कुख्यात था और उसे मिड स्कूल रेपिस्ट कहा जाता था। अच्छा, पुराना केस था ये? हाँ, सालों बाद 2010 में एक पुराने रेप केस से मिले डीएनए सैंपल की दोबारा जांच हुई और वो ब्लिया से मैच हो गया। 2015 में ब्लिया पर एक सेक्स वर्कर की हत्या का शक और गहराया जब शहर के सेंट्रल एवेन्यू इलाके में मिली एक मृत सेक्स वर्कर के कपड़ों पर उसका डीएनए पाया गया। और वेस्ट मेसा से कैसे जोड़ा गया? क्या सबूत था? वेस्ट मेसा कब्रगाह के पास जांच के दौरान पुलिस को एक पौधे का टैग मिला था, ट्री टैग। पौधे का टैग? हाँ,
ये टैग शहर की एक ऐसी नर्सरी का था जहां ब्लिया अक्सर जाता था। ये एक कह सकते हैं कमजोर कड़ी थी, लेकिन शक पैदा करने के लिए काफी थी। पुलिस ने नर्सरी की हजारों रसीदें खंगाली, लेकिन कोई सीधा लिंक नहीं मिला। और कुछ मिला उसके पास से? उसके घर की तलाशी में महिलाओं के अंडरवेयर और कुछ गहने भी मिले जो उसकी पत्नी या बेटी के नहीं बताए गए। एक और बात सामने आई कि उसने जेल में अपने सेलमेट को कथित तौर पर बताया था कि उसने वेस्ट मेसा के पीड़ितों को ट्रैशी मतलब घटिया कहा था और उन्हें काम पर रखा था। ओह, हालांकि ये सुनी सुनाई बातें थीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं। ब्लिया को आखिरकार 1980 के दशक के रेप केस में जून 2015 में 36 साल की सजा हुई, लेकिन वेस्ट मेसा मामले में उस पर कभी आरोप तय नहीं हुए। तो मोंटेया और ब्लेया ये दो बड़े नाम थे जिन पर शक गया। इनके अलावा भी कोई नाम था, जल्दी से बता सकते हैं? हाँ, संक्षेप में बताऊं तो 2010 में जॉपलिन मिजौरी के एक फोटोग्राफर थे, रॉन अर्विन। उनकी संपत्तियों की तलाशी हुई थी। वो अल्बुकर्क स्टेट फेयर में अक्सर आते थे। हजारों तस्वीरें जब्त हुईं, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अच्छा, फिर कोलोराडो के एक सीरियल किलर स्कॉट ली किम्बल ने भी 2010 में दावा किया था कि उससे इस मामले में पूछताछ हो रही है, पर उसने हत्याओं से इनकार किया। तो हाँ, कई नाम आए, शक की सुई घूमी, लेकिन नतीजा वही, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इतने सारे संदिग्ध लेकिन किसी पर दोष साबित नहीं हो पाया। ये दिखाता है कि केस कितना कितना पेचीदा है। शुरू में तो सबको यही लगा कि ये किसी एक सीरियल किलर का काम है, लेकिन क्या अब कुछ और थियरीज भी हैं? मतलब कुछ और एंगल? बिल्कुल। शुरुआत में शक एक अकेले सीरियल किलर पर ही था, खासकर मोंटोया और ब्लिया जैसे नामों के सामने आने के बाद। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और गंभीर संभावना सामने आई, सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग्स का हाथ होने की। सेक्स ट्रैफिकिंग? हाँ, एक गुमनाम चिप मिली थी जिसमें इन हत्याओं को एल सल्वाडोर के किसी संदिग्ध शख्स से जोड़ा गया था। पुलिस को ये भी शक है कि शायद कोई ऐसा संगठित गिरोह है जो पड़ोसी राज्य टेक्सास से ऑपरेट करता है। टेक्सास से? हाँ, और साउथ वेस्ट अमेरिका में होने वाले बड़े आयोजनों जैसे न्यू मैक्सिको स्टेट फेयर के दौरान कमजोर और अकेली प्रोस्टिट्यूट्स को अपना निशाना बनाता है। ये थ्योरी इस संभावना की ओर इशारा करती है कि शायद ये गिरोह लास वेगास, एल पासो, किलीन, डेनवर जैसे कई शहरों में फैला हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ फिर। और जेफरी एप्स्टन का नाम भी इस कड़ी में जुड़ता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था भी। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये एक संवेदनशील और विवादास्पद पहलू है जिसे हमारे सूत्रों ने उठाया है। कुछ जगहों पर इस मामले का लिंक जेफरी एप्स्टीन के न्यू मैक्सिको स्थित जोरो रैंच से जोड़ने की कोशिश की गई है। जोरो रैंच से? क्यों? इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। पहला, ये रैंच उस कब्रगाह से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था। दूसरा, पीड़ितों का प्रोफाइल, मतलब युवा महिलाएं, कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, वो एप्स्टीन के ज्ञात शिकारों के प्रोफाइल से मिलता जुलता था। अच्छा। कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि ये महिलाएं शायद एप्स्टीन के कथित ट्रैफिकिंग रिंग का ही शिकार बनी हों। ये बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल, और यहाँ ये साफ करना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ थ्योरीज हैं जो कुछ स्रोतों में सामने आई हैं। हाँ, ये जरूरी है। हम इन थ्योरीज का न तो समर्थन कर रहे हैं न खंडन। हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो हमारे सामने रखे गए स्रोतों में मौजूद है। इस लिंक का कोई पुख्ता सबूत या आधिकारिक पुष्टि पुलिस या किसी एजेंसी द्वारा नहीं की गई है। ये सिर्फ अटकलों और थ्योरीज के दायरे में आता है। समझ गया, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अब एक और चिंताजनक पहलू पर आते हैं। क्या वेस्ट मेसा में मिली 11 महिलाओं के अलावा और भी शिकार हो सकते हैं? उन लापता महिलाओं का क्या जिनका प्रोफाइल इनसे मिलता जुलता था? आपने डिटेक्टिव लोपेज का जिक्र किया था। ये सवाल शायद इस केस का सबसे डरावना पहलू है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, 2009 में हड्डियां मिलने से भी पहले एपीडी की एक डिटेक्टिव आइडा लोपेज ने अल्बुकर्क की उन लापता महिलाओं की एक लिस्ट तैयार की थी जिनका प्रोफाइल वेस्ट मेसा पीड़ितों जैसा था, मतलब प्रोस्टिट्यूशन या नशे की लत से जुड़ाव और 2001 से 2006 के बीच गायब होना। हाँ, उस लिस्ट में से 10 महिलाएं तो वेस्ट मेसा में दफन पाई गईं। लेकिन उस लिस्ट में और भी नाम थे जो आज तक नहीं मिले। हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। उसी लिस्ट में से या वैसी ही पृष्ठभूमि वाली करीब 8 या 9 महिलाएं, अलग अलग स्रोतों में संख्या थोड़ी भिन्न है, आज भी लापता हैं। 8 या 9? और हाँ, इनके नाम हैं
डार्लिन मरी ट्रूलियो 20, मार्था जो ल्यूचर 32, अना लव विजिल 20, फिलिपा विक्टोरिया गोंजालेस 22-23, नीना ब्रेंडा हरॉन 21, जिलियन एलिजाबेथ हेंडरसन ऑर्टिज 19, शॉन्टल मोनिक वेट्स 29, लिया राचेल पीबल्स 23 और वनेसा रीड 24। इनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। कोई सुराग नहीं। कोई नहीं। ये आशंका मन में डर पैदा करती है कि कहीं वेस्ट मेसा के अलावा कोई और अनजान कब्रगाह तो नहीं, या क्या कातिल ने और भी हत्याएं की जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। इनके परिवार वो आज भी किसी खबर, किसी जवाब के इंतजार में जी रहे हैं। ये अनिश्चितता वाकई बहुत भयावह है। इस पूरे मामले ने अल्बक्यू के शहर और वहां के लोगों पर कैसा असर डाला होगा? मतलब इतना बड़ा केस। जाहिर तौर पर इस केस ने अल्बक्यू की समुदाय को झकझोर कर रख दिया। ये एक ऐसा घाव है जो शायद कभी पूरी तरह भरेगा नहीं, लेकिन इसने कुछ सकारात्मक बदलावों की जरूरत को भी रेखांकित किया। जैसे कि इसने समाज का ध्यान सेक्स वर्कर्स के खिलाफ होने वाले अपराधों, उनकी सुरक्षा और लापता लोगों के मामलों की तरफ खींचा। लोगों में ये जागरूकता बढ़ी कि समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद लोगों की सुरक्षा कितनी अहम है और उनकी गुमशुदगी को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या समुदाय की तरफ से कोई पहल हुई? मतलब लोग आगे आए? हाँ, कई स्तरों पर। समुदाय के लोग, खासकर पीड़ितों के परिवार और दोस्त, उनकी याद में और न्याय की मांग के लिए आगे आए। कई एडवोकेसी ग्रुप्स बने जो ऐसे मामलों में जागरूकता फैलाने और पीड़ितों के परिवारों की मदद करने का काम करते हैं। अच्छा। साथ ही, जैसा हमने पहले बात की, इस केस ने न्यू मैक्सिको में कोल्ड केसेस की जांच को बेहतर बनाने के लिए कानूनी बदलावों की जरूरत पर जोर दिया, जिसकी कोशिशें जारी हैं। पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि इस तरह के जटिल मामलों को सुलझाने के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य है। 16 साल बाद भी उम्मीद बाकी है। और जांच अभी भी जारी है? मतलब पुलिस ने केस बंद नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधिकारिक तौर पर ये केस खुला है और 118 स्ट्रीट टास्क फोर्स अभी भी इस पर काम कर रही है। वे लगातार जनता से अपील करते हैं कि अगर किसी के पास, चाहे वो कितनी भी पुरानी या छोटी क्यों ना लगे, कोई भी जानकारी है तो वो सामने आए। हाँ, ये जरूरी है। इसके लिए टास्क फोर्स के नंबर हैं 1877-665-8273 या 505768-4250 और क्राइम स्टॉपर्स का नंबर है 505843-STOP। शायद कोई एक भूली बिसरी याद, कोई गुमनाम टिप इस अंधेरे रहस्य पर रोशनी डाल सके। तो ये थी वेस्ट मेसा मर्डर्स की दर्दनाक, उलझी हुई और बेहद रहस्यमयी दास्तां। एक ऐसा मामला जो एल्बुका के शहर के जहन पर एक गहरे सदमे की तरह छाया हुआ है। 16 साल, 11 पीड़िताएं, एक अजन्मा बच्चा, ढेरों संदिग्ध, कई थ्योरीज, लेकिन नतीजा, वो चेहरा या चेहरे जो इस वहशत के पीछे थे, आज भी आजाद हैं, गुमनामी के अंधेरे में छिपे हुए। हाँ, और अंत में वही सवाल हवा में तैरते रह जाते हैं। क्या ये किसी एक सिरफिरे वहशी दरिंदे का काम था जो सालों तक बिना किसी डर के अपने शिकार चुनता रहा और उन्हें रेगिस्तान में दफनाता रहा? या इसके पीछे कोई बड़ा, कहीं ज्यादा खौफनाक जाल है, शायद सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ, जिसके तार कई शहरों तक फैले हैं? और वो 8-9 महिलाएं जो आज भी लापता है, क्या वो भी इसी खौफनाक कहानी का अनकहा अध्याय है? शायद वक्त के साथ इन सवालों के जवाब मिले, या शायद रेगिस्तान के सीने में दफन ये राज हमेशा राज ही रह जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल फैंटम दास्तान को सब्सक्राइब करें।